तो आज हमारे बीच जैसा कि सबको पता है डॉक्टर शीतल टाक दीदी जो कि आत्मा यूनिवर्सिटी राजकोट से हैं। उन्होंने पीएचडी में लाइब्रेरी साइंस में पीएचडी की है और मास्टर्स भी किया है लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर साइंस से। बीएससी कंप्यूटर साइंस है और इनकी अपनी जर्नी रही है। इनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भी रही है, साथ ही रिसर्च वर्क से रिलेटेड उनकी काफ़ी गहन जानकारी है। तो हम लेखकीय समूह के लिए ये बहुत बढ़िया अवसर है कि दीदी के अनुभवों से हम अपने लेखन में नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं और जो मनोविज्ञान को समझने में और जो कंटेम्परेरी साइकोलॉजी है उसको लेकर जो हम कंटेंट राइटिंग लिख रहे हैं उसको हम कैसे शोध परक हो करके एक ऐसा शेप दे सकें जिससे कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान को लैंडिंग कराने में या कहें कि जो हायर एजुकेशन में हम इसको अच्छे तरीके से ले जाने में दीदी के एक्सपीरियंस की काफ़ी जो उपयोगिता है, ऐसा मैं देख पाता हूँ। दीदी से मेरी बातचीत भी हुई है और काफ़ी सहज और बहुत ही मधुर इनका प्रेजेंटेशन होगा और हमें कंटेंट वाइज भी काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलेगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैं सादर आदरणीय दीदी को अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूँ। ये सुविधाजनक होगा कि यदि दीदी वीडियो में ऑन करके अपनी बात रखें ताकि उनके चेहरे के हाव भाव से भी हमें बहुत कुछ प्राप्त होने की अपेक्षा है। प्रस्तुति के आखिरी 15 मिनट हमने प्रश्नोत्तरी के लिए रखे हैं, तो यदि हम सतर्कता से उनकी सारी बातों को सुनते हैं और अपने लिए जो प्रश्न बनते हैं तो उसको हम लोग आखिर में पूछ सकेंगे। तो दीदी स्वागत है आपका। नमस्ते जी नमस्ते। थैंक यू संदीप भैया, थैंक यू आरती दीदी। आई होप मेरी आवाज पहुंच रही है सबको। बहुत ही स्पष्ट है दीदी, बहुत बढ़िया। वीडियो भी ठीक आ रही है जी। मैं अपना पीपीटी शेयर करना चाहूंगी, जस्ट अ सेकंड। आई होप पीपीटी सबको दिखाई दे रही है। जी दीदी। ओके, सो मैं सीधे मुद्दे पे ही आऊंगी। बाकी लाइक मेरी जर्नी के बारे में मैंने संदीप भैया से भी बात करा एंड उसके बारे में हम लोग अगर किसी को कुछ जिज्ञासा है तो मैं जरूर से अटेंड करूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस टॉपिक पे पहले आऊं क्योंकि आप लोगों ने काफी समय से अपना ये जर्नी स्टार्ट करा है इन कंटेंट राइटिंग और मुझे लगता है कि मैं इसमें आप लोगों को जितने भी हद तक सपोर्ट कर सकूं मैं करूं। सो मेरा आज का जो सेशन है वो आपको मतलब इट मे बी रिपीटेशन फॉर मेनी ऑफ यू, पर एक जस्ट की रिसर्च एक्चुअली है क्या, इसके ऊपर मैं थोड़ा टेक्निकली आप लोगों को रिसर्च एक्चुअली क्या है उसको थोड़ा सा आपके समक्ष रखने की प्रयास करूंगी। तो पहले तो एक डिस्क्लेमर मैं कर दूं कि मैं जो भी शेयर कर रही हूँ यहाँ पर ये काफी लिमिटेड है, ये बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है एंड मतलब मैं इतना जरूर कोशिश करूंगी कि आप लोग इसकी डेप्थ और ब्रेथ रिसर्च एक 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 एक्टिविटी में उसकी डेप्थ और ब्रेथ कितनी हो सकती है उसका एक अंदाजा आपको आ सके। और मेरा जो ये ऑब्जेक्टिव है आज की सेशन का वो ये है कि आपको रिसर्च जर्नी जो है वो इंटरेस्टिंग लगे और ये एक
दीदी का वीडियो स्टक हो गया है। आप सभी को ऐसा ही मिल रहा है, कोई एक बता सकते हैं? जी कर पाएंगे हाँ। और काफी टाइम सेविंग भी रहेगा, है ना? दीदी 2 मिनट के लिए, मुझे लगता है 1.5 से 2 मिनट के लिए आपकी आवाज चली गई थी, यदि आप उसे दोहरा देंगे। ओके, ठीक है। मैं ये कह रही थी कि मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आज की इस सेशन का, वो यही रहेगा कि आपकी जो रिसर्च जर्नी है, जो आप लोग अभी इस यात्रा में निकले हो एक शोध की, वो आपकी इंटरेस्टिंग बने और ये करने जैसा कोई एक मतलब एक प्रवृत्ति है, उसका एक आपको एक आपको एहसास हो कि ये करने जैसा एक प्रवृत्ति है। दीदी आप चाहें तो अपनी वीडियो को ऑफ कर सकती हैं, हो सकता है बैंडविड्थ ले रहा हो वीडियो की वजह से। दीदी की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आवाज भी चली गई। ऑडिबल? दीदी सिग्नल मिस हो रहा है आपका, तो आप वीडियो ऑफ कर दें तो भी चलेगा, हो हाँ, सकता है मैंने उसकी वजह ऑफ से। किया है। जी जी, अभी आवाज आ रही है आपकी दीदी। जी हाँ, तो अगर हम इसका तरीका सही सीख लेते हैं तो शायद हम मतलब इसकी जो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड मेथड है प्रोसेस का, वो अगर हम सीख लेते हैं तो हम लोग थोड़ा और प्रिसीजन के साथ और थोड़े कम समय में भी, हमारा काफी समय बच सकता है ताकि वो रिसर्च ठीक से हो पाए। एंड अगर मैं इन कंसेप्ट्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो ये मेरी अपनी योग्यता की कमी मैं मानूंगी। पर से एक रिसर्च जर्नी जो है वो हमको इवॉल्व करता है और हमारे अंदर एक विजन डेवलप हो, ऐसा एक हमारे अंदर वो चेंज ला सकता है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो मेरा एजेंडा आज का ये रहेगा कि व्हाट इज रिसर्च, क्या की कंसेप्ट्स हैं रिसर्च में, रिसर्च के स्टेप्स क्या हैं, और थोड़ी कंफ्यूजन होती है काफी लोगों को रिसर्च प्रोसेस, मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथड्स, ये तीनों शब्द काफी हम लोग सिनोनिमसली यूज करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या, ये अपन देखेंगे। और अगर टाइम परमिट करा तो मैं ब्रॉडली तीन अप्रोच होते हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड मेथड, इससे भी ज्यादा है, लेकिन मैं तीन रिसर्च अप्रोच के बारे में आज बात करने की कोशिश करूंगी। ओके, तो बेसिकली रिसर्च है क्या ये अपन समझेंगे। तो लगभग काफी लोगों को ऐसा लगता है माने रिसर्च माने कुछ और, मतलब ये जितना भी मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है, आप इसमें से कोई भी कार्य कर रहे हो तो वो रिसर्च है, ये मैं कहना चाहती हूँ। एक ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, ओके, मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिकली किया हुआ एक शोध है। दूसरा, रिसर्च जो है वो मेथडोलॉजिकल अप्रोच भी, अगर मैं इस मेथड से कर रहा हूँ या कर रही हूं तो मैं अलग मेथड से कर रही हूं अब, तो वो भी एक मेथडोलॉजिकल रिसर्च भी हो सकता है। माने मेथड को बदलने से भी मेथड को बदल के देखना, ये भी एक रिसर्च हो सकता है ना। माने फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐसे पढ़ा रहे थे, अब हम इसको ऐसे पढ़ाएंगे, है ना, उसकी शोध, इसको और कैसे पढ़ाया जा सकता है, मतलब मेथड क्या हो सकता है, ये मेथडोलॉजिकल अप्रोच के लिए भी रिसर्च चाहिए। कभी कभार रिसर्च हम सिर्फ इंफॉर्मेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज गेन करने के लिए भी कर सकते हैं, थोड़ा और डेप्थ में। जैसे आप सब लोग भी अभी साइकोलॉजी सभी ने शायद ऑफिशियली मतलब यू माइट हैव नॉट स्टडीड इट एज अ पार्ट ऑफ आपकी पढ़ाई में, आपने शायद इसको नहीं स्टडी किया, बट अभी आप उसको स्टडी कर रहे हैं तो वो आपके लिए शोध ही है ना।
फिर एक रिसर्च वो भी हो सकता है कि मैं डेटा गैदर करूं और फिर उसको मैं एनालाइज करूं, माने उसको बारीकी से देखूं कि ये डेटा मुझे क्या बता रहा है या ये इंफॉर्मेशन मेरे को क्या पैटर्न दिखा रहा है। वो भी रिसर्च है। मैंने अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन ली और अब मैं देख रही हूँ कि कितनी समानता है, कितनी विविधता है, या कहाँ पर मैच हो रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है। ये भी रिसर्च है। फिर एक रिसर्च ये भी है कि कोई डिफाइंड मेथड है, उसको हम अलग अलग परिप्रेक्ष्य में यूज कर रहे हैं, वो भी रिसर्च है। यूजुअली हम ऐसा मानते हैं, माने सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और एड्रेसिंग इशू, ये रिसर्च को हम यूजुअली ब्रॉडली ये मानते हैं। ये भी रिसर्च है। कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना वो भी रिसर्च है। कोई इश्यू है उसको एड्रेस करना, उसके लिए भी रिसर्च की जरूरत पड़ती है ना। फिर एक फील्ड में आगे बढ़ने के लिए और क्या इसमें संभावनाएं हैं, एडवांसिंग नॉलेज इन अ फील्ड, उसके लिए भी रिसर्च होता है ना। इसी तरह से सब्जेक्ट ग्रो होता है, स्पेशलाइजेशंस आती हैं, उसमें भी शोध इन्वॉल्व है। फिर कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर पाना, है ना, बेस्ड ऑन एविडेंस। कुछ एविडेंसेस मिले हैं और उसके ऊपर हम लोग कुछ एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, तो वो भी रिसर्च है। कंक्लूजन ड्रॉ करना, इवैल्यूएट करना, असेस करना, ये भी एक रिसर्च है। और रिसर्च जो है वो अलग अलग फील्ड और डिसिप्लिन में कंडक्ट हो सकता है। ये साइंटिफिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है। हर हर फील्ड, हर डिसिप्लिन, हर एंगल से एक टॉपिक को देखा जा सकता है। जैसे अभी मैं आपको एक मतलब अभी अपन मध्यस्थ दर्शन को भी अगर हम ले, साइकोलॉजिकल रिसर्च भी देखिए, उसको सोशल भी अपन स्टडी कर सकते हैं, मेडिकली भी उसको स्टडी किया जा सकता है, साइंटिफिकली भी उसको स्टडी किया जा सकता है। अलग अलग परिप्रेक्ष्य, अलग अलग पर्सपेक्टिव से स्टडी हो सकती है, वो भी रिसर्च है। फिर जो भी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा है ना, मैं आगे आप लोगों को ये और स्पष्ट करूंगी कि क्वांटिटेटिव किसको बोल रहे हैं, क्वालिटेटिव डेटा किसको बोल रहे हैं, है ना। मतलब जो भी क्वांटिटेटिव डेटा भी है और क्वालिटेटिव डेटा भी है, उसको यूटिलाइज करके उसमें से कुछ कंक्लूजन्स निकाल पाना, कुछ पैटर्न्स देख पाना, ये भी रिसर्च है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग कुछ लोगों की इंटरव्यू लेंगे कि भाई आपने मध्यस्थ दर्शन की अध्ययन करा, है ना, तो कितने लोगों ने, कितने इंटरव्यूज आपने करी, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वालिटेटिव डेटा क्या है कि आपने उसकी क्वालिटेटिव माने बिहेवियरल स्टडीज आपने करा, कुछ फीलिंग्स के ऊपर आपने काम किया, तो ये सब जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है। जो बिहेवियर, फीलिंग्स, ऐसी बातों को, मतलब आपने कुछ स्टेटमेंट्स उनके लिए, नरेटिव्स उनके लिए, उसको फिर आप एनालाइज करेंगे, है ना। उसमें भी कुछ पैटर्न दिखेगा कि ये जो करते हैं उनमें कुछ 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 चीजें बहुत कॉमन दिख रही हैं। कितने लोगों में कॉमन दिख रहा है वो क्वांटिटेटिव हो गया। कॉमन क्या दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, वो क्वालिटेटिव हो गया। ये भी रिसर्च है। ये हम क्यों करते हैं, ताकि हम कुछ डिसीजन मेकिंग कर सके, कुछ इनोवेशन कर पाए, है ना। रिसर्च हमको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, कुछ इनोवेशन करने में। प्लस रिसर्च कभी कभार पास्ट इवेंट्स और करंट फिनोमिना को एक्सप्लोर करने के लिए भी अपन करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे मणिपुर का इशू है, तो कुछ पास्ट इवेंट्स हैं, उसका रिफ्लेक्शन अभी करंट एक फिनोमिना में दिख रहा है, तो इसके पास्ट में हम जाते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, शुरू कहाँ से हुआ, है ना, तो उसकी श्रृंखला क्या बनी, ऐसे। तो ये एक्सप्लोरेटरी स्टडीज है, इसको हम पास्ट इवेंट को भी स्टडी कर रहे हैं और करंट फिनोमेना को भी स्टडी कर रहे हैं। फिर ये यूजुअली रिसर्च क्यों करते हैं हम लोग, कुछ एक ऑब्जेक्टिविटी को पाने के लिए, रिलायबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए, कि हमको एक पैटर्न सतत दिख रहा है। जैसे अगर हमने ये स्टडी अगर हमने बच्चों में करा, है ना, हम लोग जब कोई भी कोर्स करते हैं तो हम उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, है ना,
कि ये उसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे और ये उसके आउटकम्स रहेंगे, ऐसे इसको मेजर किया जाएगा। और अगर ये मेजरमेंट है ना, मानो कि हमने देखा कि भाई 60% इम्प्रूवमेंट आता है, लेकिन हर बार 60% आ रहा है, माने उसकी रिलायबिलिटी बढ़ रही है ना, ऑब्जेक्टिविटी भी अचीव हो रहा है और रिलायबिलिटी भी बढ़ रही है। तो ऐसे भी स्टडीज कंडक्ट करना, ओके। तो ये भी एक रिसर्च का मुद्दा है। इट मे इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, इंटरव्यूज, अलग अलग मेथड से रिसर्च हो सकता है, ओके। फिर ये एकेडमिक को भी कंट्रीब्यूट करता है और प्रैक्टिकल नॉलेज को ग्रो करने में भी कंट्रीब्यूट करता है। मतलब जब मैं रिसर्च एज अ शब्द यूज करती हूँ तो ये सब कुछ रिसर्च है, ओके। आई होप मैं आप लोगों तक पहुंच जी पा दीदी। रही हूँ। जी दीदी, तो ऐसे में कोई भी आदमी रिसर्चर है ऐसा लग रहा है। आपने एब्सोल्युटली, सब कुछ समेट लिया और एब्सोल्युटली, सभी विषय को भी समेट लिया। जी दीदी। यस, है ना। माने हर क्षण हम रिसर्च कर ही रहे हैं, है ना। अगर हमारा ध्यान जाता है तो वो हमारा चयन भी जो हो रहा है वो एक हमारे अंदर, मतलब अभी हम लोग इंस्टिंक्टिवली चल रहे हैं, है ना। अपनी जो एक हमारी जो समझ बनी है उस पे चल रहे हैं, है ना। बट जब हम इसको स्टडी करते हैं, उस फिनोमेना को स्टडी करते हैं, उसकी साइंटिफिक स्टडी होती है, तो हमारे डिसीजंस जो हैं वो थोड़े और सटीक हो सकते हैं और थोड़ा कम टाइम में डिसीजंस हम ले सकते हैं। ऐसा मेरा कहने का भाव है यहाँ पर, है ना। तो आई होप आप सब मेरे साथ हैं, एंड इफ देयर इज जी एनीथिंग दीदी। आप लोग चैट में भी रख सकते हैं, मैं चेक करूंगी। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। जी दीदी। तो कुछ कंसेप्ट्स हैं रिसर्च में जो हम लोग, मतलब जो साइंटिफिकली लोग बोलते हैं, जब भी आप रिसर्च की बात करोगे तो इस तरह के कुछ शब्द आपको सुनाई देंगे, ओके। तो मैं इन शब्दों को थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर करती हूँ, ओके। एक है रिसर्च पर्पस, मतलब क्या रीजन है, क्या ऑब्जेक्टिव है आपको ये स्टडी करने, मतलब आप क्यों ये करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, हर बार बिना कोई ऑब्जेक्टिव का कोई काम नहीं होता है ना। मतलब कोई भी कार्य, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होना बहुत जरूरी है, कोई रीजन होना बहुत जरूरी है ना। आप लोगों ने भी ये स्टडी शुरू किया तो उसके पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप ये स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, ओके। अच्छा, हम ये पर्पस तो क्लियर है। अब ये पर्पस को मीट करने के लिए मेरे पास सही प्रश्न होने भी बहुत जरूरी है ना। मतलब मेरा जो पर्पस है उसको मुझे प्रश्नों में चेंज करना है या हाइपोथेसिस में उसको कन्वर्ट करना है। मतलब क्लियर होना चाहिए कि मेरे प्रश्न क्या है। अगर प्रश्न ही क्लियर नहीं है तो उत्तर भी क्लियर नहीं मिलेंगे। तो बहुत सटीक होना चाहिए हमारे प्रश्न, बहुत वेगली नहीं चलना चाहिए, ओके। तो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्लियर स्पेसिफिक होना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ओके। किन प्रश्नों का उत्तर आप ढूंढ रहे हैं वो बहुत क्लियर होना चाहिए, और कैसे आप इसको टेस्ट करेंगे वो भी क्लियर होना चाहिए, ओके। फिर लिटरेचर रिव्यू, ऐसा एक शब्द आपको सुनाई देगा। माने अभी जो एग्जिस्टिंग स्कॉलरली वर्क है, स्कॉलरली शब्द जो है वो रिसर्च किया हुआ कंटेंट को बोलते हैं, ओके। रिसर्च कंटेंट को स्कॉलरली बोला जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है, जो आपके रिसर्च के साथ थोड़ा सा मेल खाता है, उन रिसर्च को पढ़ना, उनको रिव्यू करना, ओके, दैट इज कॉल्ड एज लिटरेचर रिव्यू, ओके। एग्जिस्टिंग जो भी है, ऑलरेडी जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, उसको थोड़ा सा आप पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा कि कितना ऑलरेडी स्टडी हो चुका है, कितने प्रश्न अभी तक अनआंसर्ड है, मतलब गैप्स हैं, वो आपके लिए रिसर्च टॉपिक बन सकता है ना। पता चला कि हमने एक रिसर्च शुरू किया पर पता चला कि इसकी ऑलरेडी बहुत रिसर्च हो गया है, तो आप रिपीटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, है ना। कुछ तो चेंज होना बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ आपका शोध का कुछ वैल्यू है, तभी वो पब्लिश भी होगा। इसीलिए लिटरेचर रिव्यू का बहुत अहमियत है हर चीज के लिए। आप अपना ऑब्जेक्टिव भी उसमें से पता कर सकते हो, क्वेश्चन भी सही मिलेंगे, डिजाइन भी मिलेगा,
कलेक्शन कैसे करना है डेटा उसकी भी हर एक स्टेप के लिए लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ये मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। ओके मतलब पढ़ना, अभी अपन क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं। ओके पर आपको अब रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़ना है, क्योंकि रिसेंट जो होगा वो रिसर्च आर्टिकल में होगा। बुक एक एग्जॉस्टिव कलेक्शन है आर्टिकल्स का, बट शोध यूजुअली पेपर के फॉर्म में आते हैं, रिसर्च पेपर्स के फॉर्म में आते हैं, इसलिए आर्टिकल्स का पढ़ना भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी यहाँ पर होता है। फिर है रिसर्च डिजाइन, ऐसा एक शब्द आएगा, मतलब पूरा ओवरऑल प्लानिंग, ओवरऑल आउटलाइन कि मैं पूरे रिसर्च को कैसे अप्रोच करूंगा या करूंगी, ये मेरे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये किस मेथड, मतलब कैसे मैं इसको अप्रोच करूं ताकि वो साइंटिफिक हो जाए। ओके सो दैट इज अबाउट, जस्ट अ सेकंड, या जस्ट अ सेकंड, या स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? जी जी बिल्कुल ओके बढ़िया से है। जी। तो डिजाइन, रिसर्च डिजाइन वो है, मतलब पूरा आउटलाइन मेरे दिमाग में है कि मैं इस पूरे रिसर्च को कैसे अप्रोच करूंगी, क्या क्या फैक्टर्स को स्टडी करूंगी, किस सैंपल पे स्टडी करूंगी, किन किन कंडीशंस में स्टडी करूंगी, उसकी आउटपुट को मैं कैसे मेजर करूंगी, किन किन फैक्टर्स को मैं स्टडी करूं, मतलब किन किन पैरामीटर्स को मैं स्टडी करूंगी, है ना, और उसकी कितनी रिपीटेशंस होंगी, किस किस सैंपल पे रिपीटेशन होगा, है ना। तो ये सारा ओके और इस रिजल्ट में क्या क्या बाधा हो सकती है, उन बाधाओं को मैं कैसे कंट्रोल करूंगी, ये सारा कुछ रिसर्च डिजाइन में आता है। कि पूरा अप्रोच दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके तो उसको हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन। नहीं तो हमारा जो आउटकम है या आउटपुट है उसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, फिर हम उसको उस रिसर्च पे रिलाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए रिसर्च डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके फिर सैम्पलिंग, सैम्पलिंग एक टॉपिक होगा, मतलब एक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग पार्टिसिपेंट्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कौन सी डेटा पॉइंट्स पे काम करेंगे, है ना। इतने सारे लोग हैं उसमें से हम इन्हीं को क्यों चूज कर रहे हैं, है ना। तो ये सब मतलब सैम्पलिंग कैसे करेंगे, रैंडम करेंगे या पर्पसिव करेंगे। ओके मतलब मेरे स्टडी के लिए, और वो भी मैं आपको आगे जाके पता चलेगा कि कहाँ पर पर्पसफुल होता है, कहाँ पर रैंडम होता है। ओके फिर डेटा कलेक्शन, मतलब किस मेथड से मैं डेटा कलेक्ट करूंगी, उसमें भी डेटा कलेक्शन का मेथड भी चेंज होगा डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ रिसर्च। ओके कब मैं सर्वे करूंगी, कहाँ मुझे इंटरव्यू करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, कैसे कैसे, मतलब ये डेटा कलेक्शन मेथड्स हैं। ओके फिर डेटा एनालिसिस, माने जो भी डेटा मुझे मिला उसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज करूंगी, उसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगी, माने उसको मैं कैसे उसको कैसे मैं सेंसिबल बनाऊंगी, है ना, उसमें से मैं क्या क्या सेंस डेवलप करूंगी, जो भी डेटा मैंने लिया है उसमें से, और उसमें से मैं कैसे कंक्लूजन ड्रॉ करूंगी, ये सारा डेटा एनालिसिस में आएगा। ओके फिर अगले कॉन्सेप्ट है, ओके तो दो टाइप का डेटा मैंने बोला, क्वांटिटेटिव डेटा होगा जो ज्यादातर न्यूमेरिकल डेटा होगा, और यहाँ पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होगी, माने मैथमेटिक्स में जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अपन करते हैं, मीन मीडियन मोड ऐसे कुछ, फिर उस पे कुछ टेस्ट होते हैं वगैरह। तो ये स्टैटिस्टिकल आगे अपन देखेंगे, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, आपको अगर इंटरेस्ट है तो हम इसको भी देख सकते हैं। मतलब न्यूमेरिकल डेटा जहां पर इन्वॉल्व होता है उसको क्वांटिटेटिव डेटा, तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसका होता है। ओके फिर क्वालिटेटिव डेटा जो होता है वो नॉन न्यूमेरिकल होता है, मतलब उसमें नंबर्स नहीं होते हैं, वो यूजुअली हम लोग किस लिए यूज करते हैं, बिहेवियर स्टडीज, एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंसेस। तो खास करके साइकोलॉजी में क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस होता है ना, यहाँ पर अलग एनालिसिस होगा,
नॉट नेसेसरीली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हमको लगता है कि मैंने तो अपने रिसर्च में ये किया ही नहीं, तो क्या मेरा रिसर्च गलत है ना, क्या मैं रिसर्च सही में कर रही हूँ। मतलब इट डिपेंड्स कि आप किस टाइप का रिसर्च कर रहे हो, क्वालिटेटिव कर रहे हो, क्वांटिटेटिव कर रहे हो, उसके आधार पे आपकी एनालिसिस टेक्निक्स चेंज होती हैं। इसलिए ये मैं यहाँ पर स्पष्ट कर रही हूँ। ओके, क्वालिटेटिव माने बिहेवियर अंडरस्टैंड करना, एटीट्यूड अंडरस्टैंड करना, एक्सपीरियंसेस अंडरस्टैंड करना, खास करके जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, तो उसको भी हम लोग क्वांटिटेटिव बना सकते हैं, लेकिन वो क्वालिटेटिव डेटा को लेता है इन द फर्स्ट हैंड, ये समझ पाना। ओके, और एक दो चीजें हैं, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ओके, ये एक जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं ना तो ये बात आएगी। तो मैं सिंपली इसको ऐसे बोलूं, वैलिडिटी माने जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो इसकी एक्सपेरिमेंट की जो मेजरमेंट करने के लिए, क्या वो सही में वही इंस्ट्रूमेंट है उस स्टडी को करने के लिए। जैसे मैंने जैसे बोला साइकोमेट्रिक टेस्ट, मानो कि बिहेवियरल स्टडीज में यूजुअली साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मतलब मेरे को ये पता होना कि जो इंस्ट्रूमेंट मैं अभी यूज कर रही हूँ क्या वो इसके लिए सही है, यही इंस्ट्रूमेंट यूज करना सही रहेगा, है ना, ये पता होना, ये वैलिडिटी होना कि वो जो इंस्ट्रूमेंट मैंने यूज किया है मेजर करने के लिए वो सही है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर शेयर करती हूँ। अभी जैसे हम लोगों ने जब शिविर पूरा किया था तो हम लोगों ने ये देखने के लिए कि हम में क्या परिवर्तन आया, उसके लिए हमने सब लोगों ने अपने अपने इनपुट्स दिए कि मेरे में ये चेंजेस आए, ये चेंजेस आए। फिर हम लोगों ने 25 ऐसे मुद्दों को नोट डाउन किया और फिर उसका सर्वे किया। ओके, कि कितने लोगों में ये चेंजेस आए। ओके, और फिर उसको हम लोगों ने न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करके उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हमने एक यूएचवी की कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसमें पेपर भेजा था। तो उसमें ऐसा लिखा था, कभी कभार होता है ना ऐसे, मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं मेरा ईगो कम हुआ, है ना। जी अब आप समझ जी सकते दीदी, हैं। मतलब जैसे कि मेरा विश्वास बढ़ा, तो हाँ, उसको कैसे मेजर करें, कितना विश्वास बढ़ा? एग्जैक्टली, जी। एग्जैक्टली। तो वो जो मेजर कर रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए ना, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम मेजर कर रहे हैं। मैं वैलिडिटी को किन किन एस्पेक्ट से, मानो कि अब मैं बोलूं ट्रस्ट बढ़ा, ट्रस्ट बढ़ने का लक्षण क्या है, उन लक्षणों को स्टडी करना पड़ेगा। और वो लक्षण मुझे कौन बताएगा, कोई प्रमाणित व्यक्ति बताना चाहिए। यस, राइट, या उसका कहीं पर उल्लेख होना चाहिए। अगर ये दिखता है तो व्यक्ति में विश्वास बढ़ा, इसका ये प्रमाण है। राइट, वैलिडिटी माने प्रमाणित या तो प्रमाण। प्रमाणित व्यक्ति करेगा या वह उसके कार्य और व्यवहार में दिखाई देगा। यस, पर वो कार्य और व्यवहार को भी कौन एनालाइज कर रहा है वो भी मैटर करता है ना। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को वैलिडिटी कितना इम्पोर्टेंट है, खास करके, बिल्कुल सही बोल रहे हैं दीदी, बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला आप। है ना, क्योंकि जी यहीं पर हमारा भारतीय संस्कृति में जितना भी हमारा रिसर्च है, मतलब जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, उसको हम प्रूव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो वैलिड नहीं है, उसको वैलिडिटी नहीं माना जाता। अभी जैसे हमारी दर्शना दीदी है, तो अभी जैसे हम लोग साइकोमेट्रिक टेस्ट भी लेंगे, मानो कि अगर मैं खुद उसको बोल रही हूँ ना, तो मैं कितनी, मतलब मेरा आंसर कितना वैलिड है, मतलब मेरा खुद का निरीक्षण मैं कर रही हूँ, है ना। तो वैलिडिटी बहुत मैटर करता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए वैलिड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चनर भी हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो सकता है, बट वो वैलिड होना चाहिए, मतलब उसकी वैलिडिटी प्रूव होनी चाहिए। वैलिडिटी कैसे प्रूव होती है, कितने रिसर्च उस पे बने और कितने लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। ओके, कितने उसमें से जो टेस्ट हैं वो टेक्स्ट बुक में आए, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट कंटेम्प्रेरी। ओके,
इसको ऐसे ही टेस्ट किया जाता है, ऐसे प्रूव होना चाहिए। देखिए एक रिसर्च ये भी है कि मैं टूल बनाऊं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट बनाऊं, है ना, ये भी एक रिसर्च है। जैसे आपने बोला कि मुझ में विश्वास बढ़ा, तो उसके लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, है ना, कि मैं ये ऑब्जर्वेशन करूं और इतने दिनों तक करूं, साल भर करूं, है ना, ताकि मुझे पता चले कि सही में मेरे में समझ से हुआ है या प्रभाव से हुआ है ना। तो तो वो इसका जितना इसका निर्धारित करने वाला तो मैं खुद रहूंगा, ये दूसरे के एग्जैक्टली लिए कैसे वैलिड माना जाए? वही 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 है ना। तो जब यही चीज, जब हम लोग बार बार जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हर इंसान पे, इसीलिए जब बाबा जी बोलते हैं निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, जब सर्वेक्षण करते हैं और यही दिखता है, यही तरीका दिखता है, यही मेथड दिखता है, यही लाइक यही रीत जब दिखती है ना, तो वो रिलायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जब हमको दिखता है कि आउटकम सेम आ रहा है हर बार, कितनी भी बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो एक ही आउटकम आ रहा है, तब जाके वो रिलायबल, वो इंस्ट्रूमेंट भी रिलायबल हो गया, वो एक्सपेरिमेंट भी रिलायबल हो गया। जैसे अभी हम एक कोई मेथड यूज करते हैं स्कूल में, मानो कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं बच्चे में, मतलब स्वयं में विश्वास बढ़े, है ना, लाइक कॉन्फिडेंस बढ़े या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। उसके लिए हम कुछ इंटरवेंशंस करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, है ना। और पहले कुछ कुछ तो हम लोग उसका प्रमाण मानेंगे ना, मतलब, या फिर जैसे लेट्स कम टू दिस, पढ़ना लिखना आना, है ना। तो एक हमने उसको शब्द सिखाए, ये सिखाए, है ना, फिर हम लोग उसको एक, पहले वो इतना पढ़ नहीं पा रहा था, फिर हमने ये इंटरवेंशंस करी, इतनी वो करी, उसके बाद इस मेथड से हमने करी, फिर हम वापस चेक कर रहे हैं क्या अब वो पढ़ पा रहा है क्या, है ना। फिर अच्छा ये मेथड हमने डिजाइन करा, चलो ये मेथड क्या दूसरे बच्चे पे भी काम करेगा, तो फिर वो धीरे धीरे जब मैं देखती हूँ हाँ ये मेथड हर एक टाइप के बच्चे पे काम कर रहा है, हर एक कंडीशन में ये मेथड वर्क कर रहा है, तो वो वैलिड हो गया, फिर वो हमारा पेडागोजी बन जाता है। थोड़ा पकड़ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बोल रही हूँ? जी बिल्कुल, जो चीज प्रमाणित हो गया उसको हम एग्जैक्टली प्रैक्टिस में ले आते हैं। यस। अभी हम लोग जो है मध्यस्थ दर्शन में भी हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या होगी, है ना, ये कैसे मतलब मानव प्रमाणित हो जाए या वो मानव पद में प्रतिष्ठित हो जाए, उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, है ना। ये है, लेकिन इसकी समझ भी जल्दी हो सके, टाइम कम हो, है ना, मतलब 20 साल जब एक बच्चा पढ़ रहा है तो 20 साल के अंदर ये हम कैसे दें ताकि वो 20 साल के बाद वी हैव अ टाइम लिमिट, वी हैव अ कंटेंट, वी हैव अ मेथड। अभी वही है कि प्रोसेस, है ना। तो वो जब जब हमको वो बार बार, इसलिए वो 20 साल की एक एक्सपेरिमेंट है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू वैलिडेट, टू रिलाई ऑन दैट पर्टिकुलर रिसर्च। तो ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, ये दो कंसेप्ट को रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके विश्वास पड़ता है, तब जाके वो प्रमाणित होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिसर्च में। फिर है एथिकल कंसिडरेशंस, मतलब जब हम ये कर रहे हैं तो बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है रिसर्च में, नॉट ओनली इन मेडिकल, है ना। जैसे अभी भी हम लोग कर रहे हैं, तो मानो कि हम लोग ऐसे बोलें कि सब मतलब एक 10 सोपानी व्यवस्था में हम लोग लोगों को मानो कि हमने तय किया कि हम इस तरह से 10 परिवार यहाँ पर साथ में रहेंगे, राइट। पर यहाँ पर एथिक्स है, एथिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है। कोई व्यक्ति बीच में उसको ऐसा लगे कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो हम उसको कम कंपेल नहीं कर सकते ना, है ना। that ethical principles we have to keep in mind, we cannot force somebody। ये समझ में आ रहा है, जी मतलब जो वो स्वयं इच्छा से
मतलब किसी पर कोई दबाव महसूस ना हो। एग्जैक्टली मतलब और ह्यूमन राइट्स, हाँ मैं इसको ह्यूमन दूसरे तरीके से देख रहा था दीदी, एथिकल कंसिडरेशन में मैं कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ दूसरे की रिसर्च का, हाँ क्या वो भी है, ये भी शामिल? वो भी है, वो भी है, वो भी है। एथिकल प्रिंसिपल्स हर एक बात में, मैं डेटा भी कलेक्ट कर रही हूँ तो बायस तो नहीं होना, मेरा पॉइंट प्रूव करने के लिए मैं उतने ही सैंपल को कलेक्ट तो नहीं कर रही हूँ ना, उतने ही इंटरव्यू तो नहीं ले रही हूँ ना जिसमें पॉजिटिव ही आएगा, जी जी। है ना। ये भी एक एथिकल मतलब एथिकल प्रिंसिपल हर पॉइंट पे लगेगा। मेरा ऑब्जेक्टिव भी एथिकल होना चाहिए, मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी एथिकल होना चाहिए, मेरे प्रश्न भी एथिकल होने चाहिए, है ना। हर एक पॉइंट पे एथिकल कंसिडरेशन रहेगा। ओके, फिर वेरिएबल्स मतलब किन तो फैक्टर। दीदी एक प्रश्न आ रहा है, मैं बाद की सोच रहा था श्योर लेकिन अभी श्योर रोक नहीं पा रहा हूँ। जी, तो ये जो डिस्ट्रक्टिव रिसर्चेस होते हैं लाइक एटम बॉम्ब एंड अदर थिंग्स, ये तो इसको कैसे वो एथिकली वैलिड मानते हैं अपने आप को, ये मैं जाना। सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये किस पैनल में पास हुआ, उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थी, है ना, और उसको क्वेश्चन करने वाले भी कितने एथिकल हैं। सी इफ एवरीबडी इज इन्वॉल्व्ड इनटू इट, वेयर डज द क्वेश्चन ऑफ एथिक्स कम, है ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। एथिकल कंसिडरेशंस को किसने पास किया, वो कितने प्रमाणित व्यक्ति हैं। इसीलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो पोस्ट्स होते हैं जो इस रिसर्च को ग्रीन सिग्नल देते हैं, वहां कोई प्रमाणित व्यक्ति बैठे, मानव चेतना वाला बैठे, दिव्य चेतनाएं बैठे। ये इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है, वरना इट इज वेरी मच बायस्ड। कभी हम लोग सिर्फ एनवायरनमेंट को देख लेते हैं, कभी हम सिर्फ सोशल को देख लेते हैं, कभी सिर्फ इकोनॉमिकल को देख लेते हैं। देखना तो तीनों का है। ये तीनों एस्पेक्ट की इंटरसेक्शन अगर हो पाती है तो वो एथिकल है। पर इतनी नजरिया, ये विजन, ये रिसर्च से ही आता है ना, कि किन फैक्टर्स को। दीदी, हाँ, मैं एक बात इसमें शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो, मे बी इट इज, मैंने कहीं पढ़ा था कि जब ये एटॉमिक बॉम्ब बने तो द फर्स्ट टाइम जब डाले गए थे तो दिस जो इन्वेंशन, उनके नाम क्या है ध्यान नहीं है मेरे को, वो ही वांटेड टू गो एंड सी कि उसका जो इस तो रिसर्च है उसका रिजल्ट क्या होता है। ये बात मैंने कहीं पढ़ी थी, अच्छी तरह से ध्यान है मेरे को। आई डोंट नो हाउ फार इट इज ट्रू और नॉट ट्रू। शायद आप लोगों में से किसी ने सुना हो। दैट इज व्हाट, अभी तो कैसा है कि सिमुलेशन है, इसीलिए देखिए ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली नहीं करते हैं, क्योंकि आज जी। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप सिमुलेट करके हम्म, देख सकते हैं, है ना। बिफोर यू एक्चुअली डू इट, आप उसका सिमुलेशन करके देख सकते हैं, एंड उस सिमुलेशन की रिजल्ट्स के ऊपर फिर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो ये जी, सब और तो अभी स्पेशली फिर मेडिकल फील्ड में, हाँ मेडिकल फील्ड में भी एब्सोल्युटली, इसी तरह का। हाँ हाँ एब्सोल्युटली। जैसे आप कोई जी। ड्रग का इन्वेंशन हम्म, कर रहे हो एंड यू वांट टू डिस्पेंस इट इनटू समबडी, यू हैव टू टेक देयर परमिशन। उनको पूरा अवगत कराना पड़ता है कि मैं ये रिसर्च कर रहा हूँ, ये ड्रग मैंने शोध करी है, इसका हम लोग अभी वी आर ट्राइंग टू टेस्ट इट, है ना। वुड यू बी रेडी फॉर इट, क्योंकि उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे उनको भी पता नहीं है, दे आर टेस्टिंग इट। इसीलिए एनिमल पे भी होता है ये सब। अभी तो जी। बायोमिमिक्री हो रही है, तो अच्छी बात है, मतलब टेक्नोलॉजी का यहाँ पर या, सदुपयोग हो रहा है। अब हाँ, एक एथिकल गाइडेंस है, तभी कोरोना की जो वैक्सीन आने में टाइम लगा था ना, इसी वजह से। एग्जैक्टली so that is what, you know, like so everything needs to be kept into mind, है ना। and especially when we are talking about behavior, attitudes, feelings, ये तो मतलब if I don't want to share it with you, you can't compel me। तो यहाँ पर भी वो ethical considerations है ना। सो इट स्वेच्छा से दे आर वांटिंग टू, तो ये सब हर स्टेप में वही है कि our intentions are clear, our objective is clear, there is no hidden agenda anywhere, that is something, you know, uh, we have to keep in mind। okay, so yes, मतलब एक एक टॉपिक जो यहाँ बोल रही हूँ वो अपने आप में एक
बहुत मतलब डीप कंसेप्ट्स हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू दे रही हूँ, की कंसेप्ट्स हैं ये जिनको हमको समझना है ना। सो थैंक यू फॉर एडिंग, थैंक यू सो मच दीदी, आपने भी इसमें हेल्प किया मुझे। या देन नेक्स्ट है वेरिएबल्स। जब भी रिसर्च होता है तो कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग जिनको हम मेजर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, है ना। फैक्टर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। मतलब वो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्कूल का, एक क्लासरूम का डायनामिक्स, मतलब ये फैक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वो डायनामिक्स हैं जिनको आपको स्टडी करना है ना। कि इन ऑर्डर टू स्टडी समथिंग, तो वो कौन सी फैक्टर्स हैं। वरना क्या होगा कि रिजल्ट्स में आपको वो डाइवर्सिटी होगी, फिर आप किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो इसीलिए वो फैक्टर्स को समझ पाना, उसको मैनिपुलेट कर पाना, ताकि आप किसी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम की डायनेमिक्स अगर अपन लेते हैं, तो क्लासरूम में एक टीचर इज वन ऑफ द फैक्टर, है ना। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, जो पूरे क्लास की डायनेमिक्स को चेंज कर सकती है। कंटेंट डिलीवरी, चिल्ड्रंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टाइप ऑफ लर्नर्स इन योर क्लास, है ना। तो ये लेवल ऑफ लर्निंग, है ना, काइंड ऑफ एंगेजमेंट दैट यू आर डूइंग इन द क्लास, मतलब ये इतने सारे वेरिएबल्स है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इट्स अ वेरी डायनामिक, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ऐसे बोलते हैं हम लोग, है ना। इसीलिए वो फैक्टर्स पता होना बहुत जरूरी है। क्या फैक्टर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको मुझे देखना है, जिनको मुझे ऑब्जर्व करना है, ये। और एक है कंट्रोल ग्रुप, ऐसा भी एक टर्म होगा जिसमें वो ग्रुप है जिसको हम एक्सपेरिमेंट में नहीं इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक मेथड से इन एक ग्रुप ऑफ बच्चों को बच्चों के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक ग्रुप है जिसको हम कंट्रोल ग्रुप बोलते हैं, उस पे हम उसको एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, ताकि हम क्लियरली देख पाए कि इसमें फर्क क्या पड़ा, इनमें और इनमें क्या फर्क है ना। तो ये कंट्रोल ग्रुप उसको बोलते हैं जिसको हम लोग जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होता है, ताकि वो क्लियरली देख पाए। ओके, सो आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। यू ऑल कैन स्टॉप मी, ओके। अगर आपको लगता है कुछ ज्यादा हो रहा है आज के लिए, तो वी कैन इवन वी कैन स्टॉप इट एनी टाइम। ओके, No, no, it is very interesting, very informative, दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। Very scientific. So what Really I'll do teach is me. I'll take this one slide, उसके बाद अपन pause करते हैं, because I think if you all have any questions I can take it. Okay, so let's come to this point. Next aspect है data interpretation। मतलब जो डेटा मेरे पास आया उसको मैं कैसे एनालाइज माने उसकी बारीकियों को मैं कैसे स्टडी कर रही हूँ, उसमें से मुझे क्या सेंस हो रहा है, मेरी क्या फाइंडिंग्स दिख रही हैं उसमें, मैं क्या इनसाइट्स उसमें मुझे दिख रहे हैं। बहुत छोटी छोटी बातों को, मतलब बिल्कुल माइक्रो ऑब्जर्वेशंस, है ना। तो जो भी डेटा है उसको जब हम एनालाइज बोल रहे हैं, मतलब उसको पूरा बारीकी से हम देख रहे हैं, बहुत बारीकी से उसमें हम ट्राई कर रहे हैं देखना कि क्या पैटर्न बन रहा है, कैसे चेंजेस दिख रहे हैं, है ना, कौन सा फैक्टर कैसे असर कर रहा है, ऐसे। मतलब ये पूरा देख पाना, किस फैक्टर का ज्यादा असर है, किस फैक्टर का कम असर है ना, मतलब कि कहाँ पर फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है ना। तो एवरीथिंग एवरीथिंग। तो डेटा इंटरप्रिटेशन, दिस इज व्हाट वी मीन बाय दैट। ओके, सो जब भी मैं मेरी फाइंडिंग्स है उसको मैं और थोड़ा ट्यून कर पाऊं, सेंस कर पाऊं कि सही में हो क्या रहा है। ओके, उसको ऑब्जर्व कर पाऊं। जैसे हम लोग जब हम मानो कि मैं किचन गार्डनिंग कर रही हूँ, तो मैंने एक दिन कुछ ज्यादा ही उसमें मानो कि मैंने मैन्योर डाल दिया, तो पत्ते सूख गए, पीले पड़ गए, या सन को एक्सपोजर ज्यादा दिया। तो इफ आई हैव नोटेड दैट डेटा, अगर मैंने डे बाय डे उसकी ऑब्जर्वेशंस की होंगी, तो मैं एनालाइज कर पा। अभी क्या है, हम अपने इंस्टिंक्ट से जा रहे हैं, है ना। बट अगर हमने उसको साइंटिफिकली किया तो हम डेटा उसका नोट डाउन करेंगे। ओके, क्या क्या
ऑब्जर्वेशंस हम कितने बजे, मैंने कितने कहाँ रखा था, कैसे हुआ, है ना। तो वो एनालिसिस, तो किसी ने लैब में ये सब करके फिर वो लोग कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फिर देते हैं। ओके, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसर्च इन ऑर्डर टू टेल यू कि भाई इतना ml इतना हेक्टर के लिए, है ना, और ये क्रॉप इस सीजन में, ये क्रॉप इस महीने में हुआ है, काफी रिसर्च हुआ है ना। लॉट ऑफ सेंस हैज बीन बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और फिर उसको साइंटिफिकली करने का यही है मीनिंग, यही है साइंटिफिक का। एनालिसिस हो रहा है, ऑब्जर्वेशंस हो रही है, बहुत माइन्यूट एनालिसिस हो रही है। ओके, एक और टॉपिक है इसमें, मतलब कंसेप्ट है जनरलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सर्वेक्षण, है ना। एक्सटेंडिंग रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम अ सैंपल टू अ लार्जर पॉपुलेशन। हमने एक सैंपल में ये देखा, फिर हमने उसको जनरलाइज किया। हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर पानी को चेक करना है तो एक एक बूंद को भी टेस्ट कर लेंगे तो पूरे समुद्र के पानी का हमको पता चल जाता है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। बट इन मतलब ह्यूमन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है ना। तो जनरलाइजेशन खास करके बिहेवियर में, इसीलिए जनरलाइजेशन नहीं हो पा रहा है ना। जो हम मास रेवोल्यूशन, मास ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इट कैन नॉट हैपन विदाउट प्रॉपर रिसर्च। ओके, अभी भी हम लोग मध्यस्थ दर्शन में यही कर रहे हैं। इफ वी वांट अ मास ट्रांसफॉर्मेशन टू हैपन, no matter what class, no matter what gender, no matter which country, no matter what age, but something works. Okay, तो वो जनरलाइजेशन, मतलब मेरी जो रिसर्च फाइंडिंग है वो एक सैंपल पे मैंने ट्राई किया और फिर मैं उसको लार्जर पॉपुलेशन पे टेस्ट कर रही हूँ, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। ओके, आई होप थोड़ा ठीक। समझ में आ रहा है इस बात को, जी राइट। जी दीदी बिल्कुल। ओके, और एक कंसेप्ट आता है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू जिसको हम बोल रहे हैं अभी कि जब भी मैं किसी पेपर को भेजती हूँ किसी जर्नल में, तो वो पीयर रिव्यूड जर्नल होता है। माने वहां पर कुछ एक्सपर्ट्स बैठे हैं, इस रिसर्च को जानने वाले, इस फील्ड के लोग हैं, 8-10 लोग बैठे होते हैं। वो 8-10 लोग मेरे रिसर्च को रिव्यू करते हैं, है ना। वो रिव्यू करते हैं कि क्या ये सही में जो ये रिसर्च है वो कुछ सब्सटेंशियल है, कुछ नया है, रिपीटेटिव है, या अलग सैंपल पे ट्राई किया है, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या ये, ऐसे। तो ये जो इवैल्यूएशन करते हैं इसको कहते हैं पीयर रिव्यू। खासकर इसको एक्सपर्ट्स, या हमारी भाषा में, मध्यस्थ दर्शन की भाषा में, जो प्रमाणित है या थोड़े एक्सपीरियंस जो लोग हैं, वो एक रिव्यू कर रहे हैं, ओके, हमारी रिसर्च को। तो खास करके पीयर रिव्यू पब्लिकेशंस के संदर्भ में आता है। रिसर्च पब्लिकेशन जब भी हम किसी जर्नल में भेजते हैं, वहां पर पीयर रिव्यू होता है। उसके बाद वो लोग, अगर उनको कुछ डाउट्स हैं, उनको कुछ ऐसा लगता है नहीं ये रिजल्ट तो हो ही नहीं सकता, तो फिर वो वापस आपको भेजेंगे, आपको और एविडेंसेस देने के लिए बोलेंगे, है ना। आपके इंस्ट्रूमेंट्स को उसकी वैलिडेशन के बारे में बोलेंगे, कितने बार एक्सपेरिमेंट किया इसके बारे में, क्योंकि इट इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल वर्क, है ना। पीयर रिव्यू एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है ना। तो तो ये एक प्रोसेस है जिसमें से गुजरना पड़ता है किसी भी पब्लिकेशन को। फिर एक होता है रिसर्च एथिक्स बोर्ड, है ना। एक कमिटी होती है जो रिव्यूज करती है और रिसर्च को अप्रूव करती है, खास करके जहां पर ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ओके, ताकि एथिकल कंसिडरेशंस आर मेट। ओके, तो खास करके मेडिकल रिसर्च में ये एक बहुत मेडिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिसर्च, मेंटल वेलबींग पे अगर कुछ हो रहा है तो ये सब, मतलब वी हैव टू टेक द रिसर्च एथिक्स बोर्ड का परमिशन लेना पड़ता है, तब जाके आप इस रिसर्च को अप्रूव कर सकते हैं। ओके, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक और टॉपिक, मतलब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक वॉलंटरी एग्रीमेंट है कि दे आर रेडी टू पार्टिसिपेट इनटू द स्टडी, और बट वो भी मतलब उनको पूरी तरह से बताया जाए कि ये रिसर्च क्या है, क्यों किया जा रहा है, आप पे उसका क्या असर हो सकता है, ये सब उसको पता है। उसके बाद वो वॉलंटरीली अग्री करता है ना।
उसके बाद आप इस पे स्टडी करते हैं. सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, बिकॉज दिस इज वेयर मेनी ऑफ द पीपल, यू नो, फॉल प्रे, है ना. तो आई डोंट नो वेदर आई शुड कोट दिस एग्जाम्पल. जैसे HIV के ऊपर जब वैक्सीन बन रहा था, यू नो, तो उसके लिए जिन लोगों को एज अ सैंपल यूज किया गया था, मतलब जिन पे इसको वर्क किया गया था, जिन पे इसको ट्राई किया गया था, उनका कोई कंसेंट, उनको पता ही नहीं था कि ये इन पे क्या चल रहा है. ओके. और फिर जब वो टेस्ट क्लियर हुआ, देन दे पेटेंटेड दैट HIV ड्रग. मतलब उस वैक्सीन को उन लोगों ने पेटेंट कर दिया. मतलब आपने गिनी पिग किसी को बना लिया, लेकिन जब वो बन गया ड्रग, फिर आप उसको उनको ही नहीं दे रहे, उनको सिर्फ टेस्ट के लिए यूज किया. तो ऐसे सब होते हैं मेडिकल फील्ड में, खास करके. ये जस्ट एक ध्यान देने के लिए. ओके. फिर रिसर्च लिमिटेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी रिसर्च में. एक्नॉलेज करना कि अगर ये है सक्सेसफुल, ये रिसर्च, तो इन इन परिस्थितियों में, इन इन कंस्ट्रेंट्स में, है ना, ये पॉसिबल है. ओके. और इसकी पोटेंशियल वीकनेस को भी बताना है. मतलब ये कितना सही है और कितना इसमें वीकनेस है इस रिसर्च में, उसको हम ही बता दें. ओके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च लिमिटेशंस में, इसको एक्नॉलेज करना, ताकि लोग इसको आइडियल ना समझे. ओके. ये इसकी कंस्ट्रेंट्स हैं और इसकी कुछ वीकनेसेस हैं, उसको भी बता पाना. और फिर कंक्लूजन्स, माने फाइनल समरी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स, और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी. ये जो हमने फाइंडिंग्स करी है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये कैसे असर करेगा, क्या क्या ट्रांसफॉर्म करेगा, है ना, किस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है उस रिसर्च को लेके. ये कंक्लूजन में आना बहुत जरूरी है. और आगे इसमें क्या रिसर्च हो सकती है, उसको भी आप इसमें कंक्लूजन में लिख सकते हैं. तो इस तरह से कुछ की कंसेप्ट्स हैं जो रिसर्च में आमतौर पे आप लोग यू विल बम्प इनटू व्हेन वंस यू स्टार्टेड फॉर्मली. ठीक है. तो मुझे लगता है मैं यहाँ तक रखती हूँ आज इसको. मेरे पास थोड़े और स्लाइड्स थे, लेकिन मुझे लगता है आज के लिए इतना अपन रख सकते हैं. इज इट ओके? जी कुछ दीदी, ज्यादा हो जी गया? दीदी, बहुत समय बढ़िया तो दीदी. समय तो बहुत जल्दी निकल गया. लग रहा है कि अभी क्लास शुरू ही हुआ था. इतना इंटरेस्टिंग आपने बनाया स्लाइड्स भी, और इसकी डिस्क्रिप्शन इतनी ठहर ठहर के आई बस उदाहरणों के भैया, साथ. आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, आप लोगों को रिसर्च करने का उत्साह जागे, वही मेरा ऑब्जेक्टिव है. बहुत ही दीदी, अच्छा एक जर्नी है ये. जी. एक सवाल, मैं पहले ही अपना सवाल रखना चाहता जी. हूँ. रिसर्च के इतने डायमेंशंस हैं, ये जी. एक तो आज गिनती में पहली बार देखा, और किसी एक एग्जाम्पल को मन में लेकर के देखा तो हाँ, ये सारे पहलू उसको छूते हैं. जी. ऐसे में जब हम लोग मध्य दर्शन करते हैं, और बाबा जी ने कहा जैसा कि ये अनुसंधान है जो मानव जाति में अभी तक नहीं हुआ, तो जी. आपकी इस बारीक नजर में ये कितना वैलिडिटी, कैसे कैसे आप ये एक्सेप्टेंस तक पहुंचता है वैलिडेशन के थ्रू, वो ये आपको पर्सनल थोड़ा सा जानना. हाँ भैया, एक्चुअली वही है कि वैलिडेशन के लिए रिसर्च बहुत जरूरी है. अभी मैं शायद आई विल बी टू अर्ली टू स्पीक अबाउट इट. मुझे लगता है इस पे अभी तक मेरा अधिकार नहीं बना है कि इसकी वैलिडेशन को मैं कुछ उस पे टिप्पणी कर पाऊँ. आई नीड मोर रिसर्च इन दैट, और मुझे अभी भी डेप्थ में इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, बट आई नो इट इज पॉसिबल. मुझे लगता है हमारे साथ आचार्य सर भी जुड़े हैं, जो एक बहुत ही फ्रॉम आत्मीय यूनिवर्सिटी. आचार्य सर, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो गिव योर इनपुट्स. We can also, because he is one of a very, yes sir, yes दीदी sir. दीदी, नमस्कार नमस्कार. काफी सारा आपका प्रभावशाली सेशन रहा. बहुत बढ़िया. मुझे जो थोड़ी बातचीत करनी है, वो एक one thing I want to add is like that for each and every activity we must have a justification. छोटी सी जो बात रहती है, उसका अपने पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए.
और दूसरी चीज है, व्हेन वी हैव ए रिसर्च इन इंजीनियरिंग, वी ऑलवेज अप्लाई वाई थियरी। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको एज इट इज डोंट एक्सेप्ट इट। यू शुड हैव ऑलवेज क्वेश्चन इन योर माइंड व्हाई इट इज लाइक दैट, देन यू विल गेट दी वन आंसर। अगेन आपको उसको चकासना है, और दूसरी बार आपको यू हैव टू अगेन द क्वेश्चन दैट आंसर, और तीसरी बार अगेन व्हेन यू गेट द आंसर, तीसरी बार आपको चेक करने के लिए कि अगेन यू हैव टू गो टू द डेप्थ, तो यू कैन रीच टू द राइट प्लेस। ये एक वाई थियरी वाला जो चीज है, और ये जस्टिफिकेशन इट विल स्टार्ट फ्रॉम दी सिलेक्शन ऑफ योर टाइटल। अपना टाइटल सिलेक्शन के टाइम भी सबसे पहली चीज यही होनी चाहिए अपने दिमाग में कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। उसका पूरा ऑब्जेक्टिव अपने दिमाग में क्लियर है तो बहुत बढ़िया रहता है। और दूसरी चीज जो है, दीदी आपने जो इधर बताई, मैं थोड़ा अंदर ऐड करता हूँ, डिजाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसमें बहुत ज्यादा समय लगा के काम करना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव का डिजाइन कर रहे हैं, अपना हेतु क्या है ये रिसर्च के लिए, तो अपना पूरा पाथ जो है वो क्लियर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो बिल्कुल। मेरी 2-4 चीजें जो है वो आपको बतानी थी, लेकिन वैसे तो आप यू आर वेरी एक्सपीरियंस्ड लेडी, नो आपका नो सर सर मैं आप लोगों को जस्ट यहाँ एक ऐड करूंगी सर, हर साल उनके नीचे एटलीस्ट 12 to 15 PhD स्कॉलर्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी से, एंड सर हर साल लगभग 30 से 40 रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं ये, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे सर ने भी मतलब इनकी एक्सपीरियंस का भी हम लाभ लेंगे। मतलब जैसे सर ने कहा, ऑब्जेक्टिव्स जितने क्लियर होंगे, अपने प्रश्न जितने क्लियर होंगे, तो ही हम उसके आंसर्स ढूंढने में दैट इज द फर्स्ट स्टेप जहां पर हमको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज दैट आई वांट टू सर्च। ओके, सो वाई जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमारा रिसर्च शुरू नहीं हो सकता, या हम पहुंचेंगे भी तो वो आधा अधूरा होगा और हम अपने ही प्रश्नों में उलझ जाएंगे। ये एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी जी। थैंक यू सर फॉर योर इनपुट्स। थैंक यू मैम। यस सर। बहुत अच्छा लगा, आपने परिचय कराया, और सर को पा करके हम दोनों हमारी उत्सुकता और बढ़ गई है दीदी की, उनको भी हमारे लिए समय थोड़ा निकालना चाहिए। सर धन्यवाद। जी जी। तो हम लोग आज यहाँ रुकते हैं। जब भी आरती दीदी आप मुझे नेक्स्ट सेशन कब करना है वो आप बता दीजिए, और आप लोग भी, मैं ये स्लाइड्स भी आप लोगों को भेज देती हूँ ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों का भी होमवर्क हो सके। और आगे जैसे आप लोग बोलोगे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग सब उत्साहित हैं। चैट में तो ऐसा मुझे थोड़ा यस ओके। तो दीदी आप और थोड़ा सा समय दे सकते हैं कि लोग यदि प्रश्न रखना चाहें, श्योर क्योंकि श्योर, प्रश्न के लिए प्लीज कम। प्लीज प्लीज जी। तो आप सभी से गुजारिश है, इस दरमियान में जो भी प्रश्न उभरे हैं उसको यदि आप रख दें तो हम सभी के लिए वो उपकारी होगा। दीदी के उत्तर को पाकर स्वागत है आपका। भैया है, मैं अपना प्रश्न रख सकती हूँ? जी स्वागत है दीदी। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते जी। दीदी जी, मेरा एक प्रश्न है। एक्चुअली ना हमारे जो सब्जेक्ट है, जैसे कि पूरे कंटेंट को 8 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है, और मैं अभी तक उनमें से एक को चूज नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरी अभी मैं इस डिलेमा में हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि एक को कैसे चूज करूं, क्योंकि सभी मुझे उतना ही कनेक्टेड दिखता है। ये मैंने पहले भी पूछा था, मतलब मुझे ये इसका आंसर अभी तक नहीं समझ में आया है। तो जी आप प्लीज मुझे गाइड करिए कि मैं कैसे एक डोमेन को सेलेक्ट करूं। जी सी उसके लिए है ना, पहले तो
जब आप बोल रहे हैं डोमेन, है ना, ये एक इम्पोर्टेंट शब्द है। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ना, जस्ट रीड। मैं तो ऐसे बोलूंगी, पहले एक लिटरेचर रिव्यू कर ही लीजिए एक बार इस फील्ड को, मतलब जो भी आपने डोमेन, लार्जर डोमेन जो भी आपने मतलब ब्रॉडली जो सिलेक्ट किया है, उसको एक बार आप स्कैन कर लो, उसका एक कंसेप्ट मैप बना लो। मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उसको बताऊंगी कैसे हम अपनी एरिया को डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको वो आई थिंक अगले सेशन में मैं ज्यादा उसको न्याय कर पाऊंगी। अभी शायद मैं जल्दबाजी ना करूं, दैट वुड बी बेटर। राइट नाउ जस्ट कीप इट ओपन, ओके, एंड जस्ट एक चार्ट पेपर जैसा एक दीवार पे बना के आप जो जो कंसेप्ट आ रहे हैं उनको आप लिखते जाएं। जस्ट सर्कल एंड कीप राइटिंग विद द कनेक्शंस, ओके। मैं आपको नेक्स्ट टाइम भी वो एक एग्जाम्पल के साथ में आऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लैरिटी आए कि कैसे मैं तय करूं कि अच्छा चलो मैं इसमें डेप्थ में जाती हूँ, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एक बार बिल्कुल। एक टॉपिक को हम ठीक से रिसर्च कर लें, मतलब उसका प्रोसेस समझ जाएं, ओके, हम्म, फिर हम धीरे धीरे और भी अलग अलग टॉपिक्स पे भी काम कर सकते हैं। एक टॉपिक को पहले ठीक से हम किस डेप्थ तक जाएं, ओके। जी इसीलिए वो दीदी, आपके प्रश्न क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू जी आपसे प्लीज। बात करना, अपनी बात रखना चाह रही हूँ पहले, कि जैसे मैं एक वुमेन हूँ, पर वुमेन के साथ साथ मैं एक मदर भी हूँ, एक डॉटर भी हूँ, एक वाइफ भी हूँ, और भी बहुत सारे ऐसे मेरे सारे वर्क प्लेस है ही है ना। तो मैं अभी ये 8 सब्जेक्ट में उसी स्थिति में हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ये सारे तो मेरे पार्ट्स हैं, तो मेरे को इसमें एक पार्ट को कैसे सेलेक्ट करूं, मैं अभी तक वो नहीं कर पाई हूँ। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि सभी मेरे से उतने ही कनेक्टेड है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जी दैट इज दीदी, द ट्रैप इन रिसर्च। ये ट्रैप होता है ना। प्लीज तो गाइड मी। उसको एक टाइम बाउंड में, मतलब नहीं तो क्या होगा, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए रिसर्च में वही है कि एक तो एक टाइम बाउंड चले, कि है ना, कि मैं अगले 6 महीने इस पे रिसर्च करूंगी, यही एक मुद्दे पे, उसको ही मैं बारीकी से ऑब्जर्व करूंगी, उसी उसी ओके। के ही सारे एस्पेक्ट्स को मैं समझूंगी, ओके। सारे फैक्टर्स को मैं एक एक रोल ले लो, ओके, एक रोल ले लो, उस रोल को ही आप ठीक से ऑब्जर्व करो। सब कुछ साथ में नहीं करना है। रिसर्च में यही है, डेप्थ में जा रहे हैं तो उसको एक ही रोल को लेके उसको आप एक्सप्लोर करो, ओके। सो दैट विल हेल्प यू, बिकॉज एक बार एक रोल में आप सक्सेसफुल हो गई, प्रोसेस समझ में आ गया, फिर वही प्रोसेस हम दूसरे रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एवरीथिंग इज सो डीप, इजंट इट? तो वी कैन ओके। नॉट गो वेरी सुपरफिशियली, इसलिए आपको सेटिस्फेक्शन भी नहीं होगा और वो वैलिडेट भी नहीं होता राइट। है ना। तो इसीलिए गो वन बाय वन, ओके, बिकॉज इवन इफ यू से मदर, एज अ मदर, तो पहले तो मदरहुड को समझना पड़ेगा, राइट। है ना, फिजियोलॉजिकली एज वेल एज मेंटली एज वेल एज सोशली, बिहेवियरली, कल्चरली, है ना। राइट। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ एक मदरहुड इटसेल्फ इज अ ह्यूज टॉपिक ना, टॉपिक। है ना। तो देन रोल एज अ मदर, वो भी एक टॉपिक है, उसमें क्या रोल्स हैं, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ओके। देन व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस, ओके। जब एक ऑप्टिमल रिलेशनशिप मेंटेन, मतलब हम निभा पाते हैं ऑप्टिमली, उसको कैसे कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए कंडीशंस मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। जब भी आप बिल्कुल। किसी भी रिसर्च को आगे बढ़ते हैं तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है, उसका एक डिजाइन होता है, उस तरह से रिसर्च करना है। मैं नेक्स्ट सेशन में इसको क्लैरिटी और दूंगी, बट व्हाट आई एम बिल्कुल। सेइंग इज टेक वन वन एस्पेक्ट, take one aspect if you really want to study it properly, okay, बिल्कुल। and then you will develop that vision। आपके अंदर ही वो एक विजन डेवलप होगा कि अच्छा इसको मैं ऐसे स्टडी करूंगी, या you will understand how to study because your ओके। questions are clear, what is that you want to do in that role,
What is that objective that you want to achieve? You want to have a good relationship with your child, okay? Or do you want to have a trust on yourself as a mother? What is it? What is that question that you have? इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ, clarity लो. Right. You want to know the factors that will make me a better mother? You want to know what do I need to understand to be a better mother? Mhm. How do I be physically? How do I be mentally? Does the family, what should be the family atmosphere so that I can perform as a good mother? Right? Right. Right. At what age, what kind of requirements my child needs? Mhm. बहुत सारे factors है ना? Perfect. बिल्कुल So बिल्कुल। what exactly you want to study? हम्म, Even in motherhood also इतना research हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल। Clear? तो I will share about it in the next session also. थोड़ा और clarity अपन उसमें और लेके आएंगे. ठीक है? बिल्कुल। रश्मि, I hope I'm able to. दीदी नमस्ते। जी दीदी जी बहुत दीदी बहुत धन्यवाद। थैंक जी यू। दीदी जी मैं जया दीदी बात कर रही हूँ ग्राम परडा से। जी नमस्ते दीदी नमस्ते नमस्ते दीदी जी नमस्ते। जी मुझे एक क्वेश्चन था जी कि अगर हमें रिसर्च करना है, पीएचडी करना है, तो उसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम जैसे हर एक को देना पड़ता है क्या? यस, अगर आप यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे हैं तो वो हाँ। एंट्रेंस एग्जाम किस चीज का होता है? वही कि आपको रिसर्च के कंसेप्ट्स पता है, हाँ। एनालिसिस के लिए, जो डेटा एनालिसिस के लिए है ना, अच्छा। डेटा हाँ। एनालिसिस में भी हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, खासकर है ना इंडिया में क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं होता है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है, इसीलिए उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक टेस्ट होगा. आपको मीन दीदी पता है हम क्या? यहाँ, अब हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी अमरावती यूनिवर्सिटी है, जी और अगर हमें आत्मीय यूनिवर्सिटी से करना है पीएचडी तो एंट्रेंस वहां का देना पड़ेगा? दीदी, यहाँ पर खास करके ये मध्यस्थ दर्शन में जो रिसर्च है उसकी हाँ। क्राइटेरिया अलग है, अलग है। अच्छा। अलग है ना? तो हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी वो एक्सेप्ट करेंगे? माने दीदी, आई डिडंट गेट यू. अच्छा, यहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में वो पीएचडी एक्सेप्ट होगी? दीदी, एक बार एक यूनिवर्सिटी ने उसको मतलब डिक्लेयर कर दिया, देन इट इज एक्सेप्टेबल. क्योंकि रिसर्च को जब भी हम लोग मतलब यूजीसी हमको पहले चेक करती है, हाँ। हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी ये सब हमको पहले एंडोर्स करवाना पड़ता है ना? हाँ। वो सारे उसके नियम होते हैं, उसके आधार पर ही पूरे जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो नक्की होते हैं. ऐसे ही नहीं हम कर सकते. इसीलिए हाँ। बाकायदा उसमें कमिटीज फॉर्म होते हैं, लर्नड लोग होते हैं उस बीओएस में, वो सब हाँ। तय करते हैं. साइंटिफिकली ही होता है ये. हाँ दीदी, ये यूजीसी पहले पूरा सब एग्जामिनिंग करके देन दे अप्रूव यूनिवर्सिटी, दे अलाउ यूनिवर्सिटी टू. यस मैम, यस अगर मैम, इट यूजीसी एक नीड्स. बार रजिस्टर, हाँ जी. जी दीदी. आज बहुत देरी हो गई है डॉक्टर शीतल, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगी तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने जनरलाइजेशन की बात करी थी, एंड देन जी यू आल्सो स्पोक अबाउट कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑन ह्यूमन बिहेवियर. ठीक है, आपने खुद ने भी बोला है ये बात, या ना ये बड़ा अनिश्चित आचरण है जो बाबा जी भी बोलते हैं कि मनुष्य का, क्योंकि इस जीवन में वो पुरानी जीव अवस्थाएं उसके साथ आ रही हैं, तो हमारा जो आचरण है अनिश्चित है. आप या अगली बार जरा इस पे और बताना, जैसे कोई इंडक्शन डिडक्शन जो मेथड्स हम जो पीएचडी में यस यूज करते हैं, यस दैट कैन नॉट बी वर्क वेरी इजीली ऑन ह्यूमन बिहेवियर. और एब्सोल्युटली. स्पेशली जो अभी हम चेतना विकास पे बात करने वाले हैं, चेतना विकास की तरफ हमारा एम है, उस पे हम कैसे जाएंगे? आप जब अगले सेशन में आएंगे तो प्लीज जरा और अच्छी तरह से डिटेल पे इस पे डिस्कस करना. We will definitely do it together, Manju Didi, because I think this is where we need to research also, even in जी Madhyast Darshan. Okay, जी. how do और we, what are those parameters which will say that we can generalize this? Because जी when I'm trying to generalize anything, I need to have the parameters, ना? अभी वो parameters को ही develop करने की बात है. राइट. We are at that stage still, है और ना? आप तो साइंस डिपार्टमेंट से होंगे दीदी शीतल जी, Actually, I am साइंस से. from information science, ma'am. हाँ जी, तो मैं जो हमारे जो पीएचडी आर्ट्स वालों की बहुत ही
एंड अलग। आई डिड बहुत डिफरेंट और लॉन्ग बैक उस समय Absolutely. और आज में बहुत फर्क हो गया है। Yeah, because you तो know, ये बड़ा टॉपिक ऐसे जो आप जनरलाइजेशन की बात कर रही हैं, तो हाउ इट विल वर्क विद ह्यूमन बिहेवियर, वो आप जरा अगली बार और अच्छी तरह से खुल के बताना। we can work it out, दीदी। मैं वापस वही बोल रही हूँ, it is something that we have to research because in humans, because उसमें कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता दोनों है, इनका दोनों, इसलिए हाँ, उसको और जनरलाइज मानवता, करना, it means we need to think about other parameters that work, है ना। मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक फ्रेमवर्क, जस्ट एक हिंट के लिए आप लोगों को शेयर करूंगी, है ना। दैट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि इसको जनरलाइज करना है तो किस और हमको जाना पड़ेगा। राइट। तो दीदी यहाँ समय पर की इंडक्शन सीमा है। मेथड और डिडक्शन मेथड दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड, और दोनों ही मेथड से हाँ या ना, दोनों मेथड हमको कहाँ Yeah. लेके जाएंगे। we will discuss about where induction comes and where deduction comes. यस प्लीज। क्लैरिटी हम आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर देंगे। तो मंजू दीदी डॉक्टर जी मंजू दीदी का धन्यवाद, रश्मि दीदी का धन्यवाद कि अपने प्रश्न बहुत और बहुत जिज्ञासाओं धन्यवाद से इसको और संदीप भैया, इनरिच आपका कर भी दिया। बहुत धन्यवाद। और बहुत बेशक अच्छा लगता है। शीतल दीदी, इससे हम और शीतलता लेंगे ज्ञान के मामले में Beautiful. आने वाले सत्रों में। और मैं आरती दीदी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी इनका दोबारा सत्र आयोजित करें। तो Sure. आपका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शामिल होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शीघ्र धन्यवाद। ही फिर मिलते हैं दीदी। थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद संदीप भैया, सभी का। थैंक यू संदीप जी भैया, आपका भी। जी ओके। जी।